अगर आपका डिजाइन कंप्लीट हो गया, अब उसके बाद आपको इससे कोई मतलब नहीं है कि अंदर आपने कितने रजिस्टर लगाए हैं, कितने ट्रांजिस्टर लगाए हैं, बट ओनली थिंग विच इज इम्पोर्टेंट इज कि ये जो एम्पलीफायर है ये इतने गेन के लिए डिजाइन किया गया है, एंड दिस विल प्रोवाइड दैट अमाउंट ऑफ गेन irrespective of the environment, irrespective of the application and everything। और इसीलिए ओपैम इतनी सक्सेसफुल आईसी है क्योंकि ये बहुत जगह बहुत सारे एप्लीकेशंस को फुलफिल कर चुकी है, और इसीलिए इसको हम लोग सबसे पहले पढ़ रहे हैं। तो इस डिफरेंशियल एम्पलीफायर को सबसे पहले हमें एनालिसिस करना मतलब कि हमें उस सर्किट के अलग अलग तरीके से उस सर्किट का आउटपुट निकालना होगा, ताकि हम ये देख सकें कि ये डीसी में कैसे ऑपरेट करेगा एंड देन एसी में कैसे ऑपरेट करेगा। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली हमें एम्पलीफिकेशन डीसी का भी चाहिए एंड एसी का भी चाहिए। और कोई भी सर्किट, कोई भी बीजेटी सर्किट का मतलब ये हुआ कि बेसिक डिवाइस जो है आपकी वो बीजेटी हम यूज कर रहे हैं, बीजेटी के साथ रेजिस्टेंस का नेटवर्क लगा रहे हैं, जिसकी वजह से एक एम्पलीफायर बन रहा है। तो ये जो कंप्लीट सर्किट है, ये कंप्लीट सर्किट सबसे पहले हमें ये देखना है कि बीजेटी की वर्किंग कैसी हो रही है। मतलब कि प्रीवियस सेमेस्टर में आपने जो ईडीसी में बीजेटी का एनालिसिस किया होगा, मतलब बीजेटी किस मोड में होना चाहिए, देन उसके बाद उसके आउटपुट वोल्टेज और करंट की क्या इक्वेशन होनी चाहिए, वो हमें देखनी पड़ेगी सबसे पहले अगर एम्पलीफायर को डिजाइन करना है तो। मतलब कि जो फर्स्ट थिंग है वो है डीसी एनालिसिस हमें देखना है। डीसी एनालिसिस सबसे पहले करते हैं, एसी के पहले करते हैं। और क्यों करते हैं एसी के पहले? क्योंकि एसी को हम स्मॉल अमाउंट में अप्लाई करेंगे, बट सबसे पहले हमें ये इंश्योर करना है कि जो हमारा बीजेटी है वो एक्टिव रीजन में है या नहीं है, क्योंकि एम्पलीफायर की जो वर्किंग है वो हमें सिर्फ एक्टिव रीजन में ही मिलती है। ये आप लोगों ने पढ़ी होगी, यस और नो? पढ़ी है सभी ने? यस मैम। कि जो हमारा बीजेटी है वो एम्पलीफायर की तरह तभी वर्क करेगा जब एक्टिव रीजन में होगा। और ये एक्टिव रीजन में है या नहीं है ये हमें कहाँ से पता चलेगा? ये हमें पता चलेगा इसके आउटपुट के वोल्टेज और करंट की इक्वेशन देख करके। मतलब कि आप लोगों ने ऐसा कुछ पढ़ा होगा, अगर याद हो, कि जो हमारा वी नॉट है, मतलब कि जो वीसी आउटपुट होता है, क्योंकि हम आउटपुट जो है कॉमन एमीटर का कलेक्टर के अक्रॉस लेते हैं, वीसी शुड बी ग्रेटर देन, ऐसी कोई कंडीशन पड़ी होगी 0.3 और 0.8 ऐसा कुछ पड़ा होगा। मतलब पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, और इतने वैल्यू से हमेशा ज्यादा होनी चाहिए इसकी वैल्यू, तभी वो आएगा एक्टिव रीजन में, अदरवाइज वो हो जाएगा सैचुरेशन में। और कट ऑफ में तो आपको पता है कि आउटपुट वोल्टेज या वीसी क्या हो जाता है, 0 या ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। एंड सैचुरेशन में क्या हो जाता है? सैचुरेशन वो मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाता है, मतलब प्लस वी सेट और माइनस वी सेट पे पहुंच जाएगा। तो हमें अगर एम्पलीफायर की तरह ऑपरेट कराना है तो कट ऑफ सैचुरेशन में हम यूज नहीं कर सकते हैं, हमें सिर्फ एक्टिव रीजन में ही ऑपरेट कराना होगा। मतलब जहां भी एम्पलीफायर वर्ड आया तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर जो बीजेटी या एफईटी लगा हुआ है वो किस मोड में ऑपरेट कर रहे हैं। बताइए, किस मोड में ऑपरेट करेंगे? एक्टिव रीजन में। ठीक है, यस, वेरी गुड, एक्टिव रीजन में। तो अब अगर ये इंश्योर करना है तो एक्टिव रीजन मतलब कि हमें ये पता होना चाहिए कि बीजेटी में आवाज आ रही है सभी को? यस मैम। वॉइस ब्रेक तो नहीं हो रही? मैम वॉइस ब्रेक हो रही। यस मैम, ब्रेक हो रही है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास दो, मैम फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं वॉइस एक में। मिनट मैम वॉइस थोड़ा सा ब्रेक रुक हो रही। जाते हैं। ठीक है, हेलो, अभी भी ब्रेक हो रही है क्या वॉइस? नो मैम, अब ठीक है। अभी भी ब्रेक हो रही है? यस मैम, फिर होने लगी। ठीक है, तो अब आगे कंटिन्यू करते हैं कि मैम फिर से ब्रेक मैम होने ब्रेक हो लगी। रही है, रहिए, वॉइस नहीं आ रही मैम। यस मैम, वॉइस नहीं आ रही है। आप लोगों की तो मुझे प्रॉपर आ रही है। एक मिनट, 2 मिनट, अभी थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। यहाँ पे बीजेटी सभी को दिख रहा है?
Yes, ma'am. बीजेटी में दो जंक्शन होते हैं, जेई एक एमीटर जंक्शन और दूसरा कलेक्टर जंक्शन। Yes, अगर हम कॉमन बेस की बात करें, सिमिलरली अगर कॉमन एमीटर है तो वहां पे दो जंक्शन होंगे, एक आपका बेस वाला जंक्शन हो जाएगा, दूसरा कलेक्टर वाला जंक्शन हो जाएगा। तो इन दो जंक्शन में हमें पता है कि जो एमीटर जंक्शन है उसको हमें रखना है फॉरवर्ड बायस, और जो कलेक्टर जंक्शन है उसको हमें रखना है रिवर्स बायस। तो अगर ये बेस और एमीटर के बीच का जंक्शन फॉरवर्ड बायस है तो हमें पता है कि बेस और एमीटर के बीच का पोटेंशियल हमें क्या पुट करना पड़ेगा, 0.7 वोल्ट। इज इट क्लियर? yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ये जो आप लोगों को सर्किट दिख रहा है, ये सर्किट है डिफरेंशियल एम्पलीफायर। सर्किट सभी को विजिबल है? Yes, ma'am. विजिबल है सर्किट? विजिबल है। यस मैम। Yes, ma'am. Visual. ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको ये डायग्राम जो है थोड़ा फैमिलियर हो जाइए, क्यों? क्योंकि इस पे बेस न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए इसका आरसी कनेक्टेड है, यहाँ पे आरई कनेक्टेड है, यहाँ पे आरएस या आरबी कनेक्टेड है। ठीक है। तो ये जो डायग्राम आप लोगों को दिख रहा है, यहाँ पे दो कॉमन एमीटर स्टेजेस लगी हुई हैं, दोनों ही आइडेंटिकल है। मतलब अगर इस सर्किट को हम ब्रेक कर दें तो जो इस साइड में सर्किट लगा हुआ है बिल्कुल सेम सर्किट इस साइड में लगा हुआ है। तो यहाँ पे क्या क्या पैरामीटर, क्या क्या एलिमेंट्स लगे हुए हैं, कलेक्टर में रेजिस्टेंस लगा हुआ है आरसी, सिमिलरली यहाँ RC2, उसके बाद बीजेटी लगा है। बेस में RS1 जो दिख रहा है ये सोर्स का रजिस्टर है। यहाँ पे अगर एक सोर्स लगा होता विच वाज VS, मैम ब्रेक हो रही है वॉइस। Ma'am, voice break हो रही। जिसको कि हमने Ma'am, क्या voice किया है break फॉर हो रही। डीसी एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू इसको शॉर्ट कर दिया है। Ma'am, voice break हो रही है। Voice नहीं आ रही। यस मैम वॉइस नहीं आ रही है। हाँ हाँ, थोड़ा वेट कर लीजिए बेटा, अभी अभी क्लियर हो जाएगा। एक मिनट रुकिएगा। आवाज आ रही है क्या? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अभी प्रॉपर है? Yes, ma'am. होप सो इंटरनेट कनेक्शन स्टेबल रहे, अदरवाइज यही होगा, हम लोग आधी क्लास में कनेक्शन ही करते रह जाएंगे। तो अभी हम लोग डीसी एनालिसिस कर रहे हैं डिफरेंशियल एम्पलीफायर का। उस डीसी एनालिसिस के लिए सबसे पहली चीज जो करनी है, आवाज आ रही है सभी को? Yes, ma'am. आ रही। ठीक है। सो डीसी एनालिसिस के लिए जो फर्स्ट थिंग करनी है वो है कि यहाँ जो सोर्सेस लगे हुए हैं, डीसी सोर्स जो लगा हुआ है उसको हमें शॉर्ट करना है इंटेंशनली। तो जितने भी सोर्सेज यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, प्रीवियस डायग्राम जो लास्ट क्लास में हमने डायग्राम देखा था उससे और इसमें ये चेंज है कि यहाँ सिर्फ RS1 और RS2 लगे हैं। और ये RS1 और RS2 क्या है? दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सोर्सेस। जो सोर्स लगाए थे वोल्टेज सोर्स, उनके इंटरनल रेजिस्टेंसेस है। मतलब VS1 एंड VS2 दो सोर्सेस लगे हुए थे जिनको कि शॉर्ट कर दिया गया है। उसके अलावा यहाँ पे लगी हुई है पावर सप्लाई प्लस VCC एंड माइनस VEE कनेक्टेड है। प्लस VCC एंड माइनस VEE के बीच में दो BJT लगे हुए हैं, Q1 एंड Q2। दो कलेक्टर रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं। दो एमीटर रेजिस्टेंसेस थे, लेकिन क्योंकि दोनों ही आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस हैं तो दोनों की एमीटर ब्रांचेस को कनेक्ट करके हमने एक सिंगल ब्रांच बना दी है, और जिसमें एक अकेला एमीटर रेजिस्टेंस RE कनेक्ट कर दिया है। और ऐसा इसलिए किया है ताकि हमारे पास ये जो कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा है, मतलब ये पूरा का पूरा ये जो कॉम्बिनेशन दिख रहा है, ये एक बैलेंस्ड सर्किट की तरह होता है। और बैलेंस्ड सर्किट के अपने बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं, जैसे कि कोई भी अगर नॉन लीनियरिटीज या ग्लिचेस या फ्लक्चुएशन जैसे कह लो, अगर वो प्रेजेंट होती है तो वो इक्वली डिवाइड होगी दोनों में, कैंसिल आउट हो जाएगी एट द एंड ऑफ दिस सर्किट। सो इसको इंटेंशनली बैलेंस्ड बनाया गया है, इंटेंशनली आइडेंटिकल बनाया गया है, मतलब ये दोनों ट्रांजिस्टर को आइडेंटिकल रखा गया है। बट प्रैक्टिकली ये मैं आपको बता रही हूँ, जब हम लोग डिजाइनिंग करते हैं तो हर चीज आइडियल मान के करते हैं, थ्योरेटिकल लेवल पे करते हैं, बट प्रैक्टिकली आपको भी पता है कि दो ट्रांजिस्टर्स कभी भी आइडेंटिकल नहीं हो सकते हैं। ठीक है।
इज इट क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम। तो अब इस सर्किट में हमें क्या करना है, हमें पूरे सर्किट को एनालाइज ना करके क्या करना है, सिंपली इस सर्किट को अगर हम ब्रेक कर ले दो पार्ट में, मतलब कैसे कि हमें डिटरमाइन करना है आउटपुट की वोल्टेज क्या होगी एंड आउटपुट की करंट क्या होगी। और इन केस ऑफ बीजेटी कॉमन एमीटर, आपको पता है कि फॉर कॉमन एमीटर आउटपुट वोल्टेज क्या होता है, कलेक्टर की वोल्टेज, एंड आउटपुट करंट क्या होती है, कलेक्टर की करंट। मतलब हमें निकालनी क्या है, वीसी एंड आईसी। और जब हम एम्पलीफायर का काम ले रहे होते हैं बीजेटी से, या बीजेटी में भी कॉमन बेस, कॉमन एमीटर या कॉमन कलेक्टर कोई भी है, बट 80% केसेस में आपको कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन ही मिलेगा फॉर एम्पलीफायर एप्लीकेशन। तो यहाँ कॉमन एमीटर के केस में जब हमें इनपुट वोल्टेज और करंट निकालना है तो वो हम क्यू के साथ निकालते हैं। मतलब क्यूसेंट पॉइंट आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, ऐसा कोई पॉइंट पढ़ा था पिछले सेमेस्टर में? Yes, ma'am. किसी को याद है? यस मैम। पढ़ा यस था? मैम। यस मैम। मतलब ये वो पॉइंट होता है जहाँ पे हम एक्चुअली में अपना आउटपुट वोल्टेज और करंट निकालते हैं। क्यूसेंट पॉइंट मतलब कैसे होता है, इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं अलग से। अगर हम जो भी हमारा बीजेटी है या जो भी हमारा सर्किट है, जैसे ये हमारा सर्किट है दिस, इस सर्किट को हमें एम्पलीफायर की तरह ऑपरेट कराना है। दिस इज द आउटपुट जो कि हम कलेक्टर टर्मिनल के अक्रॉस लेंगे, प्लस वीसीसी माइनस वीईई, एंड ये हो गया हमारा, ये हैंग कर रहा है, आवाज आ रही है आप लोग को? Yes, ma'am. Yes. ठीक है, ये आर एस एंड दिस इज वी एस। ठीक है, ये हमारा सर्किट है। इसका हम क्या करते हैं, हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। जब पूरे सर्किट को एनालाइज कर लिया जाता है, एनालाइज करने के बाद हम क्या करते हैं, आउटपुट वर्सेस इनपुट का ग्राफ प्लॉट करते हैं। और इसका अगर आप लोगों को याद हो कि ऐसा कुछ पढ़ा होगा आपने, लोड लाइन बनाते हैं हम, लोड लाइन में हम एक क्यू पॉइंट डिटरमाइन करते हैं, मतलब एक सेंटर का पॉइंट जो कि हमारा क्यू पॉइंट होता है। और उस क्यू पॉइंट पे हम क्या करते हैं, वीसी क्यू एंड आईसी क्यू, मतलब आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट डिटरमाइन करते हैं। क्यों? क्योंकि जब बीजेटी ऑपरेट करता है और उसकी जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स प्लॉट करते हैं, तो वो जब हमारा वोल्टेज, मतलब ये हमारा इनपुट और आउटपुट, इनपुट जब लोअर होता है उस केस में वो या तो कट ऑफ में होगा या सैचुरेशन में। इनिशियली तो कट ऑफ में ही होता है, और जब इनपुट बहुत हाई होता है उस केस में वो सैचुरेशन में होता है। तो मीडियम वाली रेंज है जहाँ पे हम ये इंश्योर करते हैं कि हमारा ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में होगा। मतलब कि जब अगर इनपुट बहुत ज्यादा आपने दे दिया है, मतलब इनपुट आपने सपोज प्लस 5 वोल्ट पावर सप्लाई है, इनपुट भी आपने कितना दे दिया, प्लस 5 वोल्ट, तो ये डायरेक्ट सैचुरेशन मोड में चला जाता है। सैचुरेशन मतलब ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, ऑन हुआ तो हाई वोल्टेज एंड ऑफ हुआ तो जीरो वोल्टेज। तो एट हाई वैल्यू एंड एट लोअर वैल्यू ये या तो कट ऑफ में होंगे या सैचुरेशन में होंगे। सो इसको एक्टिव रीजन में रखने के लिए हमें मीडियम रेंजेस में इनपुट की, मीडियम रेंजेस में आउटपुट को वेरीफाई करना होता है कि इस रेंज में आउटपुट क्या हो रहा है। और वहां पे भी हमें ये देखना होता है कि हमारा आउटपुट फ्लक्चुएट तो नहीं कर रहा है बिकॉज ऑफ टेम्परेचर, बिकॉज ऑफ एजिंग एंड बिकॉज ऑफ ट्रांजिस्टर चेंज। मतलब कि अगर ट्रांजिस्टर चेंज होता है तो ट्रांजिस्टर की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है विच इज बीटा। बीटा क्या है, कॉमन बेस। क्या होता है बीटा, बताइए, व्हाट इज बीटा? हाँ, इसको बोलते क्या है हम, आईसी बाय आईबी होता है। इसको बोलते क्या है, इसका नाम क्या है? करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। यस, इट इज करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, या तो फिर कॉमन बेस के लिए करंट होता है, करंट गेन फॉर कॉमन बेस। बट इट इज अ स्टैंडर्ड, मतलब हम
जब हम हायर मतलब कि जब अभी जैसे इस स्टेज पे आप पढ़ रहे हो तो यहाँ पे सिर्फ आप बीजेटी नहीं पढ़ रहे हो, बीजेटी को लेकर के आप डिफरेंशियल एम्पलीफायर पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे अब हम ये नहीं देखेंगे कि अरे बीटा तो सिर्फ कॉमन बेस के लिए नहीं होता है, बीटा इज फॉर एवरी एम्पलीफायर। जहाँ पे भी आपको एम्पलीफायर का क्वेश्चन दिखेगा वहां पे उसका गेन मिलेगा, और गेन यहाँ पे करंट गेन के टर्म्स में होता है, क्योंकि अगेन ये गेन ही है, रेशियो ऑफ आउटपुट करंट टू द इनपुट करंट है, तो ये एक गेन है, बट ये किसका रेशियो है, करंट का रेशियो है, तो ये कौन सा होगा, करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर। तो यहाँ पे हमें क्या डिटरमाइन करना है, अभी जो हम डिफरेंशियल एम्पलीफायर पढ़ रहे हैं वहां पे हमें क्यू पॉइंट पे आउटपुट वोल्टेज एंड आउटपुट करंट को निकालना है। और क्यू पॉइंट पे ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्यू पॉइंट वो सबसे स्टेबल पॉइंट है जहां पे कि हमें पता है कि ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में ही है, और यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी वो वही वैल्यू मिलने वाली है, मतलब ये वैल्यू चेंज नहीं होगी, ये एक स्टेबल वैल्यू होगी। इस वजह से हम क्यू पॉइंट पे ही डिटरमाइन करते हैं आउटपुट वोल्टेज एंड करंट को। ये पॉइंट क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. तो इस डायग्राम में भी जहाँ पे भी हम लोग अभी पीडीएफ में देख रहे हैं, यहाँ पे भी हमें क्या करना है, इस सर्किट में आउटपुट वोल्टेज एंड करंट को निकालना है। बट आउटपुट वोल्टेज और करंट को निकालने के लिए हमें इस पूरे सर्किट को एनालाइज करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों ही पार्ट आइडेंटिकल है, तो हमें सिर्फ एक पार्ट के लिए वैल्यूज को निकालना है, और जो वैल्यू एक पार्ट के लिए होगी वही वैल्यू सेकेंड पार्ट के लिए भी होगी। सो ओवरऑल जो इक्वेशन निकालनी, इक्वेशन मतलब एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है जो कि फिक्स रहने वाली है फॉर डीसी एनालिसिस। आपको हर बार डीसी एनालिसिस नहीं करना होता है, हर बार हम ये नहीं करने जाएंगे, जब एक बार बस डिजाइन किया उस टाइम पे डीसी एनालिसिस कर लिया और उसके बाद हम आगे एसी एनालिसिस में बढ़ जाएंगे। सो ये स्टैंडर्ड इक्वेशंस होती हैं जिसको कि अब हम डिटरमाइन करेंगे बाय एनालाइजिंग हाफ सेक्शन, मतलब कि इस हाफ सेक्शन को हम लेंगे और इस हाफ सेक्शन में अगर यहाँ पे आर ई प्रेजेंट है तो उस कंप्लीट सर्किट में आप बताइए आर ई की वैल्यू में कोई चेंज आएगा क्या? मतलब कि अब हमारा सर्किट, यहाँ सर्किट नहीं ड्रॉ किया है मैंने, ये आप लोगों को ही बताना पड़ेगा कि अब जो हमें इक्वेशन निकालनी है तो उसका एक हम डायग्राम बना लेते हैं ताकि आप लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ में आए। यस मैम, 2R हो जाएगा। हाँ 2R हो जाएगा, यस। अभी क्या करना है, हमें उसी सर्किट को प्लॉट करना है, बट वो सर्किट हमने दो नहीं प्लॉट करना है, हमें आधा ही प्लॉट करना है, आधा ही ड्रॉ करना है। तो उसके लिए जो आर क्योंकि दोनों सेक्शन में लगे हुए थे तो हम सिर्फ एक सेक्शन बना रहे हैं, तो वहां पे क्या प्रेजेंट हो जाएगा, 2R। क्यों? क्योंकि वहां पे दो सेक्शन थे, दोनों की एक एक करंट जाकर के वहां पे 2IE बना रही थी, तो यहाँ पे एक ही सेक्शन लिया है, तो हमने क्या किया, RE दोनों का लेकर के 2RE, ताकि यहाँ जो करंट फ्लो होगी वो IE होगी और IE इंटू 2RE मिलकर के 2IE हो जाएगा। क्लियर है सभी को? यस मैम। मैम उधर पे 2I ही होगा ना? कहाँ? ये नो मैम, जहाँ आई लिखे हैं। तो आप 2IE करो या तो फिर RE करो, इसीलिए तो यहाँ 2RE किया है। ओके मैम। समझ रहे हैं? यस मैम। यही तो आपको बताया जा रहा है, यहाँ पे -V लगा हुआ है। ठीक है, ये डायग्राम क्लियर है सभी को? यस मैम। इसमें हमने क्या किया, उस प्रीवियस डायग्राम को हाफ कर दिया है, और हाफ करने के वजह से यहाँ पे चेंज क्या आया है, यहाँ पे जो एमीटर सेक्शन में जो रेजिस्टेंस लगा था उसकी वैल्यू RE की जगह 2RE हो गई है। क्यों? क्योंकि प्रीवियसली उस RE के अक्रॉस 2IE करंट फ्लो हो रही थी, तो क्योंकि हमने हाफ सेक्शन लिया है तो करंट तो IE ही फ्लो होगी, करंट अपने आप ट्वाइस कैसे हो जाएगी? क्यों? क्योंकि यहाँ से अगर IC आ रही है तो वही IC तो आगे जाकर के IE होने वाली है, तो ये ट्वाइस ऑफ IC तो मैम 219 हाँ सेम वोल्टेज ऐसा किए है ना? यस, इस वजह से हमें करंट को मेंटेन रखना है, करंट जो हमारी है ट्वाइस है उस ब्रांच में, इस वजह से यहाँ पे RE को 2RE कर दिया है। इज इट क्लियर? यस मैम।
ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे केवीएल अप्लाई करना है इनपुट सेक्शन में और आउटपुट सेक्शन में। इनपुट सेक्शन में केवीएल लगाने के लिए जो हमारा इनपुट लूप बनेगा कहाँ पे बनेगा, ये हमारा इनपुट सेक्शन है जहाँ पे बेस और एमीटर है। दिस इज द इनपुट सेक्शन, ये है इनपुट सेक्शन ये वाला। यहाँ पे बेस और एमीटर के बीच में जो जंक्शन बन रहा है ये हमें पता है, यहाँ पे VBE पोटेंशियल है और इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी 0.7 वोल्ट। तो अब अगर हम केवीएल की इक्वेशन लिखें एमीटर लूप में, इसको बोलेंगे एमीटर लूप, तो क्या इक्वेशन होगी बता सकते हैं आप लोग? हमने करंट की डायरेक्शन को ऐसी ली है, ठीक है। क्यों ऐसी ली है? क्योंकि हमें पता है कि IE करंट यहाँ पे इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, इसलिए हमने करंट की डायरेक्शन को ऐसी ली है। और करंट जब रजिस्टर पे एंटर करता है तो पॉजिटिव एंड जब लीव करता है तो नेगेटिव। तो अब अगर करंट की डायरेक्शन ऐसी है तो जो इक्वेशन बन करके आएगी वो क्या होगी, RS इंटू इस सेक्शन में बेस में कौन सी करंट फ्लो होगी, बेस करंट फ्लो होगी IB प्लस यहाँ पे है बेस जंक्शन, एमीटर बेस जंक्शन जहाँ पे VBE प्रेजेंट है जिसकी पोलैरिटी प्लस माइनस है। अगेन यहाँ पे 2RE इंटू IE हो जाएगा और उसकी भी पोलैरिटी, ठीक है। तो यहाँ पे ये वैल्यू आ जानी है, ठीक है। ये इक्वेशन बनी। अब इस इक्वेशन में और सॉरी आगे यहाँ पे क्या लगा हुआ है, -V। तो यहाँ पे ऐसा एक सोर्स लगा हुआ है। देखो कंप्लीट सर्किट, अगर आपको केवीएल लिखने में प्रॉब्लम है ना तो जो सप्लाई है सप्लाई को भी ड्रॉ कर लो कि यहाँ -V मतलब ऐसी सप्लाई लगी हुई है। तो अब हम इजिली सर्किट से केवीएल की इक्वेशन को लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बन के आएगा, -VEE इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है? यस मैम। इसके बाद अब यहाँ पे हमें रिप्लेसमेंट करने हैं, मतलब हमें निकालना क्या है, हमें आईसी करंट निकालनी है। तो अगर आईसी करंट निकालनी है, क्योंकि आईसी ही हमारी कलेक्टर करंट है, और जब हमारा ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में होता है उस केस में बीटा की वैल्यू, मतलब बीटा डीसी हम कह सकते हैं क्योंकि डीसी एनालिसिस हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे बीटा डीसी की वैल्यू, वैसे जो क्वेश्चन आप देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में आपको 100 to 90 के बीच में वैल्यू मिलेगी एंड प्रैक्टिकली, और कुछ कुछ क्वेश्चन में क्या लिखा होता है, वेरी हाई। वेरी हाई का भी मतलब क्या हुआ कि वैल्यू क्या है, 100। और अगर ये दिया हुआ है या नहीं भी दिया हुआ है, अगर अभी हम लोग जो एनालिसिस कर रहे हैं उस केस में हमने बीटा डीसी की वैल्यू को बहुत ज्यादा, मतलब कि ये गेन जो है ये बहुत ज्यादा है और ये मान करके हम चल रहे हैं, और इसी वजह से तभी हमारा एम्पलीफायर प्रॉपर वर्क करेगा, इसलिए इस एजम्पशन को लिया जा रहा है। और आपको जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे आप बीजेटी के देखिएगा जहाँ पे कि आपको बीटा की वैल्यू हाई ही मिलती है, और अगर बीटा की वैल्यू आपको लो मिल रही है, दैट मीन्स अगर आपको 45 मिली है, देन अगेन यहाँ पे कुछ ट्रिक यूज किया गया है एंड वहां पे आप नॉर्मल कॉन्सेप्ट्स को इजीली नहीं लगा सकते हो। जैसा कि ओपैम के केस में आपको बताया गया है कि जब भी आपको ओपन लूप गेन की वैल्यू ज्यादा मिले, दैट मीन्स इट इज अ नॉर्मल केस ऑफ ओपैम। लेकिन अगर आपको ओपन लूप गेन की वैल्यू कम दिख रही है तो वहां पे आपको दूसरी इक्वेशन को अप्लाई करना होगा। बट जनरल पर्पस, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको बीटा की वैल्यू हाई ही मिलेगी। और अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, कहीं से कहीं तक ये लिखा नहीं है कि गेन क्या है कैसा है, तो ये आपको मान करके चलना है कि बीटा की वैल्यू बहुत ज्यादा है। उसमें फिर आपको दिमाग नहीं लगाना है कि बीटा तो गिवन ही नहीं है, हम क्या करें। अगर ये दिया हुआ ही नहीं है कि गेन क्या है, देन हमें क्या लेना है कि गेन हाई ही है। गेन हाई का एडवांटेज क्या होता है ये देखिएगा, मतलब बीटा की वैल्यू हाई होने का एडवांटेज क्या हुआ कि हमें पता है कि बीटा इज इक्वल्स टू, जैसा अभी बताया था आप में से किसी ने, IC अपॉन IB। यस और नो, यही होती है। यस Yes, तो ma'am. यहाँ से हम IC और IB में निकाल सकते हैं। IC इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बीटा IB, ठीक है, बीटा IB। पर यहाँ पे हमें ये नहीं पुट करना है। अब बीटा से ही एक और टर्म आती है, बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये पढ़ा है आप लोगों ने। यस एंड अल्फा क्या होता है, IC अपॉन IE का रेशियो।
वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स फॉर बीजेटी, ये बीटा एंड ये अल्फा दोनों ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर बीजेटी जब हम बीजेटी पढ़ रहे होते हैं। तो यहाँ पे आ गया एक और टर्म विच इज अल्फा। अल्फा इज इक्वल्स टू आई सी अपॉन आई ई, एंड अल्फा की जो वैल्यू होती है वो 0.98 से लेकर के 1 तक की होती है। मतलब बीटा की वैल्यू जैसे बहुत ज्यादा होती है उसी तरीके से अल्फा की वैल्यू बहुत ही कम होती है। ठीक है, ये क्लियर है सभी को? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, मैम क्लियर है। और अगर बीटा बहुत ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली अल्फा की वैल्यू क्या हो जाती है, यहाँ से अगर आप रिलेशन निकालेंगे तो उसकी भी वैल्यू ऑलमोस्ट या अप्रोक्सीमेटली 0.99 कुछ आती है। मतलब कि अगर हम आईसी और आईई का रिलेशन निकालेंगे तो आईसी इज इक्वल्स टू अल्फा आई होता है, और अगर बीटा बहुत ज्यादा है दैट मीन्स अल्फा की वैल्यू भी आपको 0.99 कुछ मिलेगी। और अगर ये 0.99 टाइम्स है आईई के तो हम ये लिख सकते हैं कि आईसी इज ऑलमोस्ट इक्वल टू आई, उससे ये निकल करके आता है, विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। क्यों? क्योंकि इस कॉन्सेप्ट से आधे से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। क्या होता है कि जब हम बीजेटी देखते हैं ना तो हमें समझ ही नहीं आता कि यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे कुछ नहीं लगेगा, हमें बस ये पता होना चाहिए कि इसका बीटा क्या है और इसका अल्फा क्या है। और अगर बीटा बहुत ज्यादा है दैट मीन्स अल्फा ज्यादा है, और अगर अल्फा की वैल्यू क्लोज टू 1 है, एंड क्लोज टू 1 होने का मतलब ये हुआ कि हमें अगर आईसी पता चल गया है, we can simply put IC is equals to IE, उसमें फिर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें क्या पुट करना है, एक बार हमें IB और IC का रिलेशन मिल गया तो IB इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा, जैसा कि अभी हमने किया था, IB इज इक्वल्स टू IC अपॉन बीटा DC, इसको लिख सकते हैं। और IC को हम क्या लिख सकते हैं, IC को लिख सकते हैं IE अपॉन बीटा DC। इससे क्या होगा, जो अभी हमने इक्वेशन लिखी थी उस इक्वेशन में जो हमारी IB टर्म प्रेजेंट है उस IB को हम IE के टर्म्स में लिख लेंगे, और IE ही क्या है, IC है, और उससे हमारी आउटपुट की करंट मिल जाएगी। तो अब वैल्यू को पुट करते हैं, जो हमारी इक्वेशन थी RS इंटू IB, तो IB की जगह हमने क्या कर लिया, IE अपॉन बीटा DC रख दिया, प्लस VBE प्लस 2IE RE माइनस VEE इज इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन है। तो यहाँ से IE अगर हम अलग करें तो जो इक्वेशन निकल करके आती है, VEE राइट हैंड साइड में चला जाएगा, VEE माइनस हो जाएगा VBE, डिवाइडेड बाय हो जाएगी टर्म, क्या क्या टर्म होगी डिवाइडेड बाय, ट्वाइस ऑफ RE प्लस RS डिवाइडेड बाय बीटा DC। ये क्लियर है सभी को? यस मैम। ठीक है, अब अगेन यहाँ पे ये कंप्लीट इक्वेशन है, दिस इज द एक्चुअल इक्वेशन जो आई है कैलकुलेशन के बाद। बट यहाँ पे भी अभी कुछ कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनको कि हम एलिमिनेट कर सकते हैं। क्यों एलिमिनेट? क्योंकि आधे से ज्यादा आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क करती है वो अप्रोक्सीमेशन पे चलती है। 80% जो इक्वेशन हम यूज करते हैं वो अप्रोक्सीमेटेड इक्वेशन होती हैं। क्यों? क्योंकि एक्चुअल इक्वेशन करने में इतना दिमाग कौन लगाएगा, इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बनाए जब अप्रोक्सीमेशन से काम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपको RS अपॉन बीटा DC टर्म दिख रहा है, RS आपको पता है कि क्या है, RS क्या है बताइए, व्हाट इज दिस RS? वोल्टेज सोर्स रेजिस्टेंस। और अगर ये इंटरनल रेजिस्टेंस है वोल्टेज सोर्स का तो इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, वेरी स्मॉल, जीरो, आइडियली 0 और प्रैक्टिकली वेरी स्मॉल। और प्रैक्टिकली वेरी स्मॉल को डिवाइडेड बाय हमने कर दिया बीटा DC। बीटा DC हमें पता है वैल्यू बहुत ज्यादा मतलब ये 100 है, बट 100 भी मैटर करता है, 100 भी बहुत ज्यादा है विद रिस्पेक्ट टू दिस RS। मतलब कि ये वैल्यू बहुत ही ज्यादा स्मॉल हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू ट्वाइस ऑफ RE के, क्योंकि RE आपको किलो, RE की भी एक रेंज होती है। देखिए RE आपको 1 किलो ओम से मैक्सिमम 1 किलो ओम या 2 किलो ओम मिल सकता है, उससे ज्यादा कभी नहीं मिलेगा। या तो आपको 990 ओम मिलेगा या 900 ओम मिलेगा, ऐसी RE की वैल्यू मिलेगी। बट 25 ओम से तो ये ज्यादा ही है ना, क्योंकि RS तो आपका मैक्सिमम कितना हो सकता है, 25 ओम या 75 ओम ऐसा।
So this Re is very greater than Rs divided by beta DC. So ये जो ऊपर की इक्वेशन हमने लिखी थी उस इक्वेशन को अगेन हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं एक अप्रोक्सीमेटेड इक्वेशन से, और IE ही हमारा क्या है, IC। ये समझने की बात है बेटा, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हमने IE को IC कैसे लिख दिया। हमने IE को IC क्यों लिखा है, क्योंकि हमें पता है कि अल्फा इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 1, और इसके वजह से IC इज इक्वल्स टू अल्फा आई के कॉन्सेप्ट IE के इक्वेशन से हमने IC इज इक्वल्स टू IE कर दिया है। एंड व्हाई दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 1, क्योंकि बीटा DC की वैल्यू ज्यादा है। इस पे आपको गेट में बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे कि अगर अल्फा की वैल्यू सपोज 0.98 है और ये चेंज होकर के 0.985 हो गई है, तो उसकी वजह से भी आपके करंट की वैल्यूज में बहुत ज्यादा चेंज आ जाता है। इवन दो इट इज द चेंज ऑफ 0.005, बट इस 0.005 चेंज की वजह से भी IC एंड IE की वैल्यू में बहुत ज्यादा चेंज आ जाता है, जो कि आपको तभी पता चलेगा जब आप उन क्वेश्चंस को करेंगे। सो ये आपको सजेस्ट किया जा रहा है कि अब वो टाइम आ गया है कि आप उठाइए वो बेसिक क्वेश्चंस, क्योंकि वही बेसिक क्वेश्चन है जो आगे जाकर के, जानते हैं ना छोटा सा कांटा कैसे नासूर बन जाता है, वैसे ये छोटी चीजें आगे जाकर के आप लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। आज आपके सीनियर्स मेरे से पूछते हैं कि मैम EDC के क्वेश्चन कहाँ से करें, सो 2 साल बाद तो आपको ये पूछना ही है, तो बेटर कि आप आज ही पूछ करके आज ही करने लग जाएं। तो जो इक्वेशन रिड्यूस होकर के आई है वो क्या है, VEE माइनस VBE डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ RE, एंड दिस इज द आउटपुट करंट फॉर ये जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर है उसके लिए। क्यों, क्योंकि दोनों ही सेक्शन में यही करंट फ्लो होने वाली है। क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ये हमने डिराइव करी ये इक्वेशन, IC करंट निकाली है। अब इस IC करंट का यूज करके हम निकालेंगे आउटपुट वोल्टेज। पहले हम वोल्टेज कैलकुलेट करने नहीं जाएंगे, क्यों, क्योंकि पहले इनपुट सेक्शन से बीजेटी के हर क्वेश्चन में सिर्फ IC निकाला जाता है, मतलब यही पैटर्न हम हर जगह यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि डायरेक्टली आउटपुट वोल्टेज को कैलकुलेट नहीं कर सकते। कैसे कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम आउटपुट वोल्टेज की इक्वेशन रखने जाते हैं तो वहां पे IC टर्म प्रेजेंट होती है। ये आप लोगों को मैं डायग्राम से बताती हूँ, वहां पे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये क्लियर है सभी को ये इक्वेशन? Yes, ma'am. Clear है. कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पे किसी को? No, ma'am. ठीक है, No, अब ma'am, नेक्स्ट clear. सेक्शन में हम लोग चलते हैं। ओके, नेक्स्ट सेक्शन जहाँ पे हमें निकालना है आउटपुट वोल्टेज। तो वही सर्किट मैं फिर से ड्रॉ कर रही हूँ। ये बार बार ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, बट क्योंकि ये समझ में आना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट टर्म है जहाँ पे कि आपको बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए, इसलिए इसको आपको बताया जा रहा है। दिस इज VC कलेक्टर, दिस इज VE एमीटर वोल्टेज, एंड ये हो गया आपका बेस। यहाँ बेस में अलग से कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा है, लेकिन जब भी आपको बेस में रेजिस्टेंस दिखेगा, ये तो RS है, लेकिन अगर आपको RB दिख रहा है, उस RB की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, मतलब आपको 100 किलो ओम की अप्रॉक्स वैल्यू मिलती है। क्यों, क्योंकि ये आपको पता होगा कि बेस करंट कितनी होनी चाहिए, बेस करंट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, EDC में पढ़ा होगा आप लोगों ने, किसी ने नहीं पढ़ा? याद करिए, जब आप लोग NPN ट्रांजिस्टर पढ़ रहे थे वहां पे आपने पढ़ा था कि एमीटर रीजन थिक होता है, मतलब थोड़ा ज्यादा स्पेस का होता है, देन बेस बहुत ही पतला, एंड एमीटर सबसे ज्यादा एरिया वाइज होता है। यहाँ पे हम बेस में जो करंट Ma'am, होती base है हम current ये कम होना इंटेंशनली चाहिए. करते हैं, बहुत ही ज्यादा नेग्लिजिबल होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें रिकॉम्बिनेशन नहीं कराना है, यहाँ से हमें करंट को यहाँ भेजना है, तभी तो हमें एम्पलीफिकेशन मिलेगा। यहाँ से जो भी चार्जेस आए हैं वो मूव होकर के बेस में जाएं, बस बेस में रिकम्बाइन होकर के आगे मूव कर जाएं, बेस करंट नहीं बनाए। और बेस करंट की वैल्यू जब आप ग्राफ प्लॉट करते हैं, आपको याद होगा माइक्रो एम्पियर और नैनो एम्पियर। माइक्रो एम्पियर में होती है फॉर जर्मेनियम ट्रांजिस्टर, एंड फॉर सिलिकॉन इट इज इन नैनो एम्पियर। और इसीलिए ज्यादातर हम जर्मेनियम ट्रांजिस्टर नहीं यूज करते, क्योंकि अगर लार्ज अमाउंट ऑफ बेस करंट फ्लो होगी तो वो ज्यादा हो सकती है, जो कि हमें नहीं चाहिए। इसलिए जो बेस करंट होती है वो मोस्ट ऑफ द टाइम नैनो एम्पियर में मिलती है।
ठीक है, मतलब कि अगर इसको नेग्लिजिबल करना है तो ऑटोमेटिकली जो बेस में रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा। इज इट क्लियर? क्लियर है सभी को? यस मैम। यस मैम। तो ये तो बेसिक आपका कॉन्सेप्ट है, मतलब जो ओके। सो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें आउटपुट वोल्टेज निकालना है। आउटपुट वोल्टेज हम विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालेंगे, ये सबको समझना है। विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड यहाँ पे निकाल रहे हैं, तो ये हमारा आउटपुट वोल्टेज है। बट ओवरऑल जो आउटपुट वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होता ही है, लेकिन यहाँ पे जो आउटपुट वोल्टेज है वो आपका VCE कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज है। क्यों? क्योंकि कलेक्टर टू एमीटर के अक्रॉस जो भी वोल्टेज प्रेजेंट होगा वही आपका आउटपुट में जाने वाला है। बट सर्किट्स ऐसे भी होते हैं जहाँ पे कि आपको सिर्फ VC निकालना होता है, तब जबकि यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस ना लगा हो, मतलब जब आपको यहाँ दिख रहा है कि कोई ड्रॉप नहीं है, उस केस में हम VE नहीं लेते हैं। मतलब अगर आपको ऐसा सर्किट दिख रहा है कि जहां पे कि एमीटर सेक्शन में कुछ भी नहीं लगा हुआ, इट इज सिंपली ग्राउंडेड, दैट मीन्स कि यहाँ पे जो भी पोटेंशियल है VE ऑटोमेटिकली दिख रहा है, वो क्या है, 0। तब जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो सिर्फ VC होगा, दैट विल बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमने -VEE सप्लाई एंड 2RE टर्म कनेक्ट करी हुई है, तो यहाँ जो हमारा आउटपुट वोल्टेज होगा वो क्या होगा, VC VE। तो अब हमें दो टर्म्स निकालनी है, विच इज VC एंड VE। तो देखते हैं VC क्या होगी एंड VE क्या होगी। ये समझ आया सभी को या नहीं? कोई डाउट है किसी Yes, को? ma'am. क्लियर है मैम। ये है हमारी VC की इक्वेशन हमें लिखनी है आउटपुट से। तो यहाँ से IC करंट फ्लो हो रही है, IC करंट यहाँ से फ्लो हो रही है। इसको और अच्छे से समझने के लिए ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, ये प्लस VCC है, मतलब यहाँ पे एक ऐसा सोर्स लगा हुआ है, ऐसा ग्राउंड से स्टार्ट होता हुआ, प्लस माइनस, ठीक है। दिस इज VCC। तो इक्वेशन लिखे VC की इक्वेशन, अप्लाइंग KVL इन दी आउटपुट लूप। ये आपका आउटपुट लूप है, ये इनपुट सेक्शन था, ये आउटपुट सेक्शन है। आउटपुट सेक्शन में हमें सिर्फ VC तक की इक्वेशन लिखनी है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ग्राउंड से प्लस VCC। तो ये हो जाएगा इक्वेशन। अगर लिखेंगे हम लोग एक जनरल इक्वेशन लिख रहे हैं तो इनिशियली VC को अलग नहीं करना चाहिए, इसलिए सिंपल ऐसे लिखते हैं, प्लस VCC। उसके बाद नेक्स्ट क्या दिख रहा है, RC इंटू IC, और उसके बाद क्या हो जाएगा, सिर्फ ये विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस VC, ठीक है। क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. यहाँ मैंने सोर्स की डायरेक्शन को रिवर्स बना दिया है बेटा, इस वजह से इक्वेशन थोड़ी सी गलत आ रही है। ये आपको भी ध्यान देना चाहिए कि प्लस VCC सोर्स है। जो प्लस सोर्स लगा होता है तो कैसे लगा होता है, ऐसा ना, मैंने ऐसा प्लॉट कर दिया है। तो जो मेरी इक्वेशन आ रही है वो कैसी हो रही है, देखिए इक्वेशन मेरी गलत हो गई है। यही मिस्टेक्स होती हैं जो एक्चुअली में जब हम काम कर रहे होते हैं, मतलब इक्वेशन लिख रहे होते हैं तब आती है। यहाँ से जो इक्वेशन निकल करके आ रही है वो -VCC -ICRC है। जो मैंने डायरेक्शन बनाई है वो ऐसी है, बट एक्चुअली जो डायरेक्शन है वो कैसी है, वो ऐसी है। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो VCC आएगा वो किस डायरेक्शन में आएगा, इसका रिवर्स जो मैंने प्लॉट कर दिया है विथ नेगेटिव साइन। समझ आ रहा है आप लोगों को मैंने क्या मिस्टेक की है? मैम एक बार और समझा दीजिए। नहीं आ रहा है? ओके, देखिए अभी जो मैंने डायग्राम बनाया, उस डायग्राम में मैंने VCC को जो प्लॉट किया, मतलब एक्चुअली तो ये प्लस VC है, प्लस VCC में जब हम इक्वेशन लिखने जाते हैं तो ये समझ नहीं आता कि हम इसको क्या ले, प्लस VC या माइनस VC। तो बेस्ट वे, जब तक कि आप नए हैं, मतलब जब तक कि आपकी प्रैक्टिस ज्यादा नहीं है, तब तक आप उसको ऐसे ड्रॉ कर लीजिए। ड्रॉ करने का मतलब है कि अगर पॉजिटिव वोल्टेज सोर्स है तो हमें पता है कि उसकी डायरेक्शन ऐसी होगी, माइनस प्लस, ग्राउंड के साइड में माइनस एंड देन प्लस, और उसके बाद आगे का सर्किट ऐसा RC बना हुआ है, एंड यहाँ पे हम ले रहे हैं VC विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड।
ये, और ये है आईसी करंट, ये नेटवर्क है, यही नेटवर्क बना हुआ है आउटपुट सेक्शन में, दिख रहा है सभी को? यही नेटवर्क है। अब इस नेटवर्क में हमें केवीएल लगाना है, तो जो इक्वेशन बनेगी वो कैसे होगी? माइनस वीसीसी प्लस आईसी इंटू आरसी प्लस बीसी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो वीसी निकल करके आएगा वो होगा बीसीसी माइनस आईसी इंटू आरसी। एक बार अगर आपकी ये प्रैक्टिस हो गई कि यस, माइनस साइन नहीं आएगा। मैंने यहाँ पे जो पोलैरिटी बनाई है, दिस इज रिवर्स पोलैरिटी, ये गलत पोलैरिटी मैंने ड्रॉ कर दी है। यहाँ पॉजिटिव को मैंने ग्राउंड के साइड किया है, नेगेटिव को अपवर्ड किया है, दैट मीन्स ये प्लस वीसीसी नहीं रहा, ये माइनस वीसीसी हो गया है, और इस वजह से यहाँ पे नेगेटिव साइन आया, पॉजिटिव साइन आया था, बट एक्चुअली में यहाँ पे ये डायरेक्शन होनी चाहिए, और इसलिए तब ये नेगेटिव साइन के साथ यहाँ पे प्रेजेंट होगा जब हम केवीएल की इक्वेशन लिखेंगे, और वहां से जो वीसी निकल करके आएगा वो क्या होगा? बीसीसी माइनस आईसी इंटू आरसी। ये क्लियर है क्या? इस पॉइंट पे कोई डाउट? ये जो स्टेज है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट सारे बीजेटीज में आपको ये करना होता है, और ये जो इक्वेशन है ये सेम रहने वाली है हर बीजेटी के लिए, क्योंकि हर जगह आपको यहाँ पे प्लस वीसीसी मिलेगा, यहाँ आरसी मिलेगा, और हर जगह आपको वीसी की यही इक्वेशन मिलेगी, विच विल बी इक्वल टू वीसीसी माइनस आईसी इंटू आरसी। अगेन आपको ये दिख रहा है कि अगर हमें कलेक्टर वोल्टेज चाहिए तो उसके लिए पहले हमें कलेक्टर करंट चाहिए, और इसीलिए हमने सबसे पहला काम क्या किया है? कलेक्टर करंट निकाली है। क्लियर है ये इक्वेशन समझ आई? नहीं समझ आई तो बताइए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। हालांकि ऐसे आपको एनालॉग सर्किट में काम नहीं आने वाली है, बट हर जगह जहां भी ईडीसी एंड जहां भी सर्किट प्रेजेंट है आपको ये इक्वेशन लगानी होगी, इसलिए। क्लियर है मैम? क्लियर है ये? ओके, सो नेक्स्ट अब हमें निकालना है वीई। तो फिर से बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपको समझना है यहाँ पे वो ये है कि वीई कैसे निकालेंगे हम लोग। वीई के लिए एक बार फिर से वो सर्किट को ड्रॉ करते हैं। दिस इज आर एस, ये है हमारा VBE, और ये है ट्वाइस ऑफ RE। और हमें क्या डिटरमाइन करना है यहाँ पे हमें निकालना है VE। ये VCC और VEE तो पावर सप्लाई के कनेक्शन के लिए लगे हुए हैं, ये आप लोगों को पता है। तो यहाँ पे जो ये लूप बन रहा है, इस लूप को अगर हमें कंप्लीट करना है, ये लूप जो है, ये लूप, यहाँ पे IB करंट फ्लो हो रही है विच इज वेरी स्मॉल, हमें पता है बहुत ही स्मॉल होती है करंट। तो IB करंट बहुत ही स्मॉल है, RS बहुत ही स्मॉल है, तो इसके क्रॉस जो ड्रॉप होगा वो भी क्या हो जाएगा? वेरी स्मॉल। यस और नो? यस मैम। ऐसा अगर हो रहा है तो उस केस में यहाँ पे जो VBE करंट, VBE वोल्टेज प्रेजेंट है, दिस, ये जो VBE है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज प्रेजेंट होने वाला है वो यही VBE होगा, और ये VE से अफेक्ट नहीं होगा। मतलब यहाँ पे ये इसको ग्राउंड आप कंसीडर करिए अभी के लिए, ऑल्दो ये ग्राउंड नहीं रहता है, लेकिन यहाँ पे इसको अभी हमें ग्राउंड कंसीडर इसलिए करना है। अभी इसको हम देखते हैं कैसे। यहाँ इस RS के अक्रॉस कोई ड्रॉप नहीं हो रहा है, इस जंक्शन के अक्रॉस एक वोल्टेज प्रेजेंट हो रहा है विच इज प्लस VBE, और उसके बाद एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है ऑफ वैल्यू 2RE। और अगर हमें ये लूप को कंप्लीट करना है तो केवीएल की इक्वेशन से हमें पता है कि जो भी वोल्टेज इस ओवरऑल लूप में टोटल वोल्टेज 0 होगा, तो अगर इस जंक्शन पे प्लस VBE प्रेजेंट है तो इस V के क्रॉस कितना वोल्टेज प्रेजेंट हो जाएगा? इस VE के क्रॉस कितना वोल्टेज प्रेजेंट हो जाएगा बताइए? माइनस प्लस पोलैरिटी का VBE। इसके क्रॉस के ड्रॉप को हमने किया नेग्लेक्ट। इसके बाद यहाँ पे प्रेजेंट है एक वोल्टेज यहाँ पे प्लस VB, जो कि जंक्शन के क्रॉस का वोल्टेज है, जो कि ऑटोमेटिकली प्रेजेंट होता ही है, हमें पता है।
उसके बाद यहाँ पे माइनस वीई लगा था, उस माइनस वीई को हमने यहाँ पे कंसीडर क्यों नहीं किया है, क्योंकि ये प्लस वीसीसी एंड माइनस वीई जो है वो इंटेंशनली इक्वल वैल्यू के लगाए जाते हैं, मतलब प्लस माइनस 5 वोल्ट या प्लस माइनस 2 वोल्ट जो भी है, ताकि ओवरऑल जो पावर सप्लाई है वो हमें ज्यादा रेंज की मिल सके। और यहाँ पे माइनस वीई का रोल इसमें यहाँ पे अफेक्ट करने वाला नहीं है। अगर एक लूप बनाएंगे तो ये जो VBE की वैल्यू है वही वैल्यू ऑपोजिट पोलैरिटी में VE के क्रॉस प्रेजेंट होने वाली है, और इसीलिए जो VE की वैल्यू हम पुट करेंगे वो BE की वैल्यू कुछ नहीं होगी, बस माइनस VBE होगी। ये पॉइंट क्लियर है? यस मैम। तो जो ओवरऑल कलेक्टर एमीटर टर्मिनल का वोल्टेज हमें डिटरमाइन करना है, विच इज द आउटपुट वोल्टेज ऑफ दिस सर्किट, वो हो जाएगा VC माइनस VE, और उस VC की वैल्यू हम ऑलरेडी डिटरमाइन कर चुके हैं, विच इज VCC माइनस IC इंटू RC, एंड माइनस VE एंड VE की वैल्यू अभी हमने देखा कि इस लूप में अगर एक लूप बनाए तो वहां पे वो जो VBE वोल्टेज है वही उसके क्रॉस प्रेजेंट हो रहा है, तो ये VBE वोल्टेज यहाँ पे प्रेजेंट होगा। और ओवरऑल जो इक्वेशन हमें मिलेगी कलेक्टर एमीटर टर्मिनल के बीच में वो है VCC प्लस VBE माइनस IC इंटू RC। मैम एक बार फिर से बता दीजिए, वी वाला उसे ग्राउंड को कंसीडर कर लिए। V के V इसको ग्राउंड कंसीडर नहीं किया है, ये पूरा अगर लूप लेंगे तो यहाँ माइनस V को हम नहीं ले रहे हैं, हमने अभी इस लूप के लिए नेग्लेक्ट किया है, क्योंकि माइनस V लगाया क्यों गया है, माइनस V इस सर्किट को एक बैलेंस्ड पावर सप्लाई मतलब कंप्लीट पावर सप्लाई के बीच में रखने के लिए लगाया गया है। V का रोल इस सर्किट को अफेक्ट करने के लिए नहीं है, ये समझिएगा। माइनस VEE जो लगा हुआ है वो प्लस VCC, और अगर हम इस माइनस VEE को नहीं भी लगाएंगे तो भी हमारा सर्किट वैसे ही वर्क करने वाला है जैसा कि अभी वर्क करेगा लगाने के बाद। तो इसको जो लगाया है वो सिर्फ एक इसलिए लगाया है कि हमारे सर्किट के ऑपरेट करने की रेंज जो है वो बढ़ जाएगी, +5 से -5 तक हो जाएगी, बट उसका रोल सर्किट की वर्किंग में ऐसे अफेक्ट करने का नहीं है। तो जब हम ये इनपुट सेक्शन में जब एमीटर वोल्टेज कैलकुलेट कर रहे हैं उस टाइम पे हम ये जब लूप देख रहे हैं वहां पे जो वोल्टेज एमीटर जंक्शन पे प्रेजेंट है, VBE वोल्टेज जो कि एमीटर जंक्शन पे प्रेजेंट है, वही वोल्टेज रिवर्स पोलैरिटी में VE के क्रॉस प्रेजेंट होने वाला है, और इसीलिए यहाँ पे B इज इक्वल टू हमने माइनस VBE पुट किया हुआ है। ओके मैम। तो ये जो इक्वेशन निकल करके आई है इक्वेशन नंबर 2, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये दो इक्वेशन पे बेस्ड एक क्वेश्चन है जो कि PDF में प्रेजेंट है, जिसको कि अभी हम लोग समझेंगे और नेक्स्ट क्लास में AC एनालिसिस करेंगे। ये दो इक्वेशंस क्लियर है सभी को? कोई डाउट तो नहीं है? प्लीज कोई डाउट हो तो बताइए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दिख रहा है सभी को? रीड दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन रीड करिए और वैल्यू आपको डिटरमाइन करनी है। बताइए मुझे अभी के अभी। The following specifications are given for the dual input balanced output differential amplifier। फिगर आपका वही रहने वाला है जो कि अभी प्रीवियस हमने इसी PDF में जो सर्किट देखा है वही डायग्राम रहने वाला है, जहां पे कि RC कनेक्टेड है, RB है, R in 1 है, एंड प्लस VCC माइनस VEE एंड बीटा DC और VBE की वैल्यू सब कुछ गिवन है। एक चीज बस थोड़ा सा अलग है जो कि आप लोगों को डाउट होना चाहिए कि यहाँ पे इस क्वेश्चन रीड कर लिया सभी ने? एक बार कर लीजिए फिर मुझे बताइए। कर लिया रीड?
आवाज आ रही है आप लोगों को? Yes, ma'am. क्वेश्चन रीड कर लिया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो यहाँ पे एक चीज थोड़ा अलग नाम से दी हुई है, अगर आप लोगों ने अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया है तो कर लीजिए प्लीज, कि यहाँ आरबी गिवन है क्वेश्चन में विच इज इक्वल टू 4.7 किलो ओम, जो कि कुछ नहीं है, आपका आरई है, जो कि सर्किट में हमने एमीटर सेक्शन में आरई लगाया है ना, ये वही वैल्यू है। सो उससे कंफ्यूजन नहीं करिएगा, आरबी को सिंपली आप आरई लिखिए और अपनी जो भी यहाँ पे पूछा गया डिटरमाइन दी ऑपरेटिंग पॉइंट, ऑपरेटिंग पॉइंट मतलब आउटपुट वोल्टेज एंड आउटपुट करंट विच इज आईसीक्यू एंड वीसीक्यू, ये निकालनी है, तो निकाल सकते हैं। प्लीज डिटरमाइन, वैल्यूज बताइए मुझे, अभी के अभी डिटरमाइन करिए और वैल्यू बताइए। और जो लीव करके जा रहे हैं क्लास, आपका ड्यूरेशन वाइज अटेंडेंस मेरे पास आ जाता है, सो ये मैं समझ जाऊंगी कि भाई न्यूमेरिकल टाइम पे कौन लीव करके जा रहे हैं, सो अपने रिस्क पे लीव करके जाइए आप लोग। अभी अगर क्लास चल रही होती तो कोई बच्चा हिल सकता था क्या? सो हाउ कैन यू लीव द क्लास इन बिटवीन? कैलकुलेट करिए आईसी एंड वीसी की वैल्यू, जल्दी बताइए मुझे। कैलकुलेट हो गया? मैम आईसी वो की वैल्यू है यस, -1.0823। माइनस साइन के साथ कैसे आ रही है बेटा? 1 पॉइंट अप्रोक्स है बट करेक्ट नहीं है, मतलब इसको अप्रोक्स मान सकते हैं बट दिस इज नॉट द करेक्ट इक्वेशन, करेक्ट आंसर। कोई और भी बताइए। और कोई ने सॉल्व नहीं किया अभी तक? सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी है इक्वेशन में, इक्वेशन सामने दिख रही है। आप लोगों ने अगर अप्रोक्सीमेटेड वाली इक्वेशन लगाई है तो आपको, क्योंकि आर इन की भी वैल्यू गिवन है एंड बीटा डी सी, अप्रोक्सीमेटेड इक्वेशन मत लगाइए, होल इक्वेशन लगाइए जो एक्चुअल इक्वेशन हमने निकाली है। अप्रोक्सीमेटेड निकाल रहे हैं क्या आप लोग? 1.1 मिली एम्पियर आईसी और 9.99 वोल्ट वीसी। It is 0.988 milliampere is IC and VC is 8.54 volt. अब आप लोग देखिए आपका कैलकुलेशन कहाँ पे अलग हो रहा है, मतलब देखो गलत नहीं है आपके आंसर्स, मे बी आप अप्रोक्सीमेटेड इक्वेशन यूज कर रहे हो और वही आईसी यूज कर रहे हो, इस वजह से आपका वीसी अलग आ रहा है, बट आईसी जो आ रहा है वो है 0.988 मिली एम्पियर एंड जो वीसी आ रहा है वो है 8.54 वोल्ट्स। यस मैम, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ठीक है, गलत आ रहा था। हाँ, तो अब आपको एक्चुअल निकालना है तो उससे ये वैल्यू आएगी। ठीक है, कैलकुलेट कर लीजिएगा सभी लोग, और बाकी लोग जो नहीं किए हैं प्लीज कैलकुलेट करिए, सिर्फ नाम के लिए क्लास में मत प्रेजेंट रहिए। 44 लोग अभी प्रेजेंट है, आगे आधे तो लीव करके चले गए, 10 बच्चे, उनसे पेशेंस नहीं रह गया, 1:30 के बाद हम क्लास ले ही नहीं सकते हैं भाई, शेड्यूल में ही नहीं है उनके। बट जो लोग प्रेजेंट हैं, अगर प्रेजेंट है और इसका कुछ आउटकम चाहते हैं आप लोग, सो प्लीज डू सॉल्व दिस, एंड इसका जो आंसर आने वाला है ये बुक के एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, आपको इजीली मिल जाएगा,
और वहां भी आपको सेम आंसर मिलने वाला है 0.988 मिली एम्पियर एंड 8.54 वोल्ट। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। 9 मिली एम्पियर आया। मैम ओके मैम हाँ आर की हाँ वैल्यू आर भी रखना है ना? हाँ, आर ई इज इक्वल टू आर बी गिवन है, जो क्वेश्चन में आर बी है वही आपका आर ई है। मैम तो आईसी की वैल्यू 0.937 आ रही। हाँ 0.988 और थोड़ा करेक्ट करिएगा 988। देखो आप ही लोग कर रहे हो सॉल्व और आप में से ही किसी दो की वैल्यू मैच नहीं कर रही है। सो हम ये कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि आप ही का सही है या आपका सही है? पहले तो ये इंश्योर करिए कि हाँ हमारी वैल्यूज तो मैच करें जब हम करेक्ट कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि आंसर आपको एक ही मिलने वाला है, क्वेश्चन तो एक ही है, डेटा भी एक ही गिवन है और उसका एक ही आंसर आ रहा है, बट देयर इज सम चेंजेस इन कैलकुलेशन और जो भी चीजें हैं वो आप लोग देखिए और सभी की एक ही वैल्यू आनी चाहिए विच इज 0.988 एंड 8.54 वोल्ट्स। यस हम क्लियर अप्रोक्सीमेशन है? हटाने के बाद वही आ रही है। हाँ 0.977 बता रहे हैं अभी ध्वज। हाँ ठीक है 0.9877 है। ओके 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 हाँ ये सही है। अब ये वैल्यू को पुट करेंगे तो वीसी आपको 8 पॉइंट समथिंग मिलेगा 8.54। ठीक है, सो आज की क्लास यहीं तक। कल